अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन और आयनाइजेशन से रेलिवेंट कुछ डेफिनेशंस लाइक एटम, आयंस, कैटायंस, एनायंस क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। राइट। आयनाइजेशन, अगर हम लोग आयनाइजेशन की बात करें तो आप लोग कहते हो आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रल एटम यानी कि एक ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। ऐसा एटम अगर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल में, लाइक आयंस में तब्दील हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को आप लोग आयनाइजेशन का नाम देते हो। वो या तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है या फिर नेगेटिव चार्ज। किस तरह से? या तो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक एटम, दैट व्हाट इज एन एटम, और आयंस क्या है। राइट। अगर अब आप लोग बात करो एटम्स की, तो एटम्स को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप लोग कहते हो एटम जो है वो एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल, यानी कि मजीद तकसीम ना होने वाला, ठीक है। और आप लोग कहते हो ये सबसे छोटा पार्टिकल है एक एलिमेंट का, ठीक है, जो कि मजीद तकसीम नहीं होता, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मजीद तकसीम नहीं होता। आप लोग कहते हो एक एटम के अंदर क्या कुछ मौजूद होता है? एक न्यूक्लियस, ठीक है। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द एक मदार में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? एक प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन्स एक खास मदार के अंदर यानी कि गोलाई में एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल जैसे आप लोग कहते हो कि सन है, सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द आपके मुख्तलिफ किस्म के सियारे या प्लैनेट्स जो हैं वो एक मदार के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं या घूम रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एटम में क्या होता है कि दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म के मूवमेंट के अंदर हरकत करते हैं। राइट। आप लोग कहते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड आउटर शेल, और एक आउटर शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्विंग यानी कि घूम रहे होते हैं। अच्छा, अब बात आई कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है। तो आप कहते हो प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज जबकि न्यूट्रॉन कैरी न्यूट्रल चार्ज। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग ये तो दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स। राइट। देन व्हाट इज द आयंस? हमने एक पढ़ा ना कि एटम्स क्या था, और फिर दूसरा अब हम लोग देखेंगे कि आयंस क्या है। आयंस क्या होते हैं? आप लोग कहते हो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो अपने ऊपर चार्ज रखता है, या तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा या नेगेटिव चार्ज रखेगा, वो आयन कहलाता है। राइट। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अच्छा, अब कहते हो कि पॉजिटिव रखेगा तो आप उसको क्या कहेंगे, और अगर नेगेटिव रखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? आप लोग कहते हो कैटाइंस, यानी कि जब कभी एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, लूज कर देता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो कैटाइंस पैदा होते हैं, और ये कैटाइंस अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। आप लोग इसको याद इस तरह से भी कर सकते हो जैसा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखे हुए है, ठीक है। आप लोग कहते हो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कभी अगर हम लोग किसी भी एटम में से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आ जाएगी। राइट। अगर आप लोग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज रहे हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट। आप लोग कहते हो एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम और कैल्शियम। नेक्स्ट थिंग, आप लोग बात करते हो एनाइंस की। एनाइंस क्या होते हैं? एनाइंस जब कभी एटम जो है बाहर से मजीद इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है मजीद अगर अपने ऊपर ले लेता है, तो क्या होगा? वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लेगा, ठीक है। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम, एनाइंस इज प्रोड्यूस, एनाइंस पैदा होते हैं, और इसको आप लोग कहते हो ये नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं या फिर आइंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, एज फॉर एग्जांपल क्लोराइड आइंस। फिर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या फ़र्क है। तो आप लोग बात करते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है?
आप कहते हो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि दरकार है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, यानी कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग बाहर निकालना चाहते हो तो जो एनर्जी आपको चाहिए यानी कि उसको बाहर निकालने के लिए इट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम लोग किसी एटम के अंदर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं तो जो एनर्जी लिबरेट होती है या रिलीज होती है उसको आप लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हो, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, यानी कि नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाने के लिए अगर हम लोग किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, तो उसको लेने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है, उस एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम दोगे, राइट। अब बात ये आती है कि ये आयनाइजेशन की कमीन कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया या फिर इसको किस तरह से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो स्टूडेंट्स, जे थॉमसन, ठीक है, जो कि एक फिजिसिस्ट था, यानी कि आप लोग ये कहते हो कि माहिर फिजिक्स था, फिजिक्स के अंदर वो माहिर था, उसने इसके ऊपर काम किया, ठीक है, जिसको अपने इस काम के ऊपर नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स भी मिला, राइट, इन 1897। आप कहते हो जे थॉमसन ने और इसके जो को वर्कर्स थे, इसके साथ काम करने वाले, उन्होंने 1897 में एक मशहूर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बनाई थी, ठीक है। और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि वो चीज़ यानी कि एक एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, यानी कि कौन कौन से चार्जेस मौजूद हैं, उस चीज़ को विजुअली यानी कि आँख के ज़रिए देखने के लिए साबित करने के लिए इन लोगों ने इस डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया था, राइट। आप लोग कहते हो कि जे थॉमसन ने एक मशहूर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उसने क्या किया, उसने वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया और प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो कर दिया, और वो डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह की थी, राइट। उसने इसके अंदर क्या किया, इसने दो मेटल्स लिए जिसको इसने इलेक्ट्रोड्स के तौर पर इस्तेमाल किया, एक को कैथोड नाम दिया, एक को एनोड नाम दिया, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर इसने क्या किया, सामने जो स्क्रीन थी, स्क्रीन इसने यूज़ की फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या फिर आप लोग कहते हो इल्यूमिनेटिंग स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर पार्टिकल्स या आयंस जब स्ट्राइक करेंगे यानी कि जब टकराएंगे तो फिर वो रोशनी पैदा करें, राइट, ऐसी स्क्रीन इसने सामने लगा दी। इसके बाद उसने मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब इस्तेमाल किए, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, अब हम लोग इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। आप लोग कहते हैं इसका मकसद क्या था, द फंक्शन ऑफ द कैथोड रे ट्यूब इज टू कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अ विजुअल डिस्प्ले, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल हैं, उन सिग्नल्स को ये विजुअली डिस्प्ले करना चाहता था, यानी कि आंख के जरिए देखा जा सके जिसको, राइट। फिर इसने काम कैसे किया, जे थॉमसन टूक अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग 2 पीसेस ऑफ मेटल, उसने एक ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर 2 मेटल के पीसेस थे एज एन इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड और एनोड, और उसको इसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि हाई वोल्टेज दे सके। फिर प्रेशर ऑफ द एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस टू 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और फिर इसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर का प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया इलेक्ट्रोड के ज़रिए। इसके बाद इसने क्या किया, इसने इस ट्यूब के अंदर 2 प्रॉब्स इस्तेमाल किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा इसने मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया। जब इसने इन दोनों प्रॉप्स को इस्तेमाल नहीं किया था, राइट, आप लोग कहते हो कि ये दोनों इस्तेमाल नहीं किए इसने, जब इसने सिर्फ कैथोड और एनोड लगाया और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद इसने देखा कि जब ये बैटरी जब ये स्टार्ट हो गई, इसको जब हाई वोल्टेज दिया, प्रेशर अंदर कम हो गया और ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं था, तो इसने ये नोट किया कि एक बीम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम है जो कैथोड से स्टार्ट होती है, एनोड से होती हुई सामने स्ट्रेट पाथ में ये मूव करती है और सामने स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती है, यानी कि जाके लगती है, ठीक है। लेकिन जब इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल किया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा,
एक तरफ नेगेटिव पोल, दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल रखा, तो इसने नोट किया कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट हो रही है और एनोड से होती हुई वो पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइक ऊपर नेगेटिव पोल है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो सेम चार्जेस होते हैं यानी कि नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन ऑपोजिट चार्जेस होते हैं प्लस नेगेटिव प्लस माइनस, मीन आप लोग कहते हो जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसने नोट ये किया कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिव पोल से रिपेल होते हुए सामने स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराते हैं, ठीक है। और इसको इसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यानी कि इसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं और इसको इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। लेकिन इसके साथ ही इसने ये भी नोट किया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कैथोड से स्टार्ट होते हैं, एनोड से होते हुए सीधा जाके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। यानी कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं, राइट। इसके बाद इसने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी और इसने यूज की मैग्नेटिक फील्ड। उसने ये कहा कि अगर तो हम लोग साउथ पोल का अपने मैग्नेट का साउथ पोल इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि ये जो बीम आ रही है कैथोड से स्टार्ट होती है, ये ऑपोजिट साइड पे जाकर अगर इस साइड पे हम लोग साउथ पोल रखते हैं तो ये इस साइड पे जाकर बेंड होकर इधर स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करती है, राइट। लेकिन अगर हम लोग इसको नॉर्थ पोल इसका इस्तेमाल करें, राइट, यानी कि सेम चार्जेस होंगे, तो क्या होगा कि ये यहाँ से आकर इस तरफ की तरफ बेंड हो जाएगी, राइट। यानी कि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट ईच अदर, और जब हम लोगों ने सेम चार्जेस रखे तो ये क्या कर रहा था, रिपेल ईच अदर, राइट। तो इसने जब पूरी की पूरी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो इसने ये कहा कि आपके ये जो आपके डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जबकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल हैं। जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं उसको इसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का, और वो पार्टिकल्स जो कि न्यूट्रल हैं उसको इसने ये साबित किया कि वो सम पार्टिकल्स आर न्यूट्रल, वो एटम्स हैं, राइट। यानी कि उसके अंदर किसी न किसी किस्म के पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं जो कि इस न्यूट्रल को यानी कि इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसके नेगेटिव पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करके इसको न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। ओवर एंड ऑल इसने यही साबित किया कि इसके अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग फार्मेसी के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बात करते हो, आप लोग इसको मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करते हो। लाइक आप लोग जब कभी डोजेज फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग करने लगो यानी कि अपनी दवा को तैयार करते हो तो उस टाइम पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम लोग ख़ास अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का निज़ाम चल रहा है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो एक ख़ास किस्म की ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अगर आपकी ड्रग जो है ख़ास फॉर्म में है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन उसको एलिमिनेट होने के लिए एक मज़ीद किसी और फॉर्म के अंदर तब्दील होना है। तो हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को मद्देनजर रखते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो अगर तो आपकी ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, या वीक एसिडिक है, वीक बेसिक है, या फिर लिपोफिलिक है यानी कि लिपिड लवर है, तो क्या होगा, ये बाआसानी हमारी हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को, हमारी ऑर्गन के मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाती है और हमारी बॉडी के अंदर फैल जाएगी, राइट। लेकिन ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के हद तक ठीक है। अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी ड्रग जो है बॉडी के अंदर फैल जाए, हमारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाए, तो उसको अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वीक एसिडिक हो, वीक बेसिक हो, और इसी तरह से लिपोफिलिक भी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कभी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ड्रग अब बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर चली जाए, तो उस टाइम पे लाजिम है कि आपकी ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में हो, यानी कि इसके ऑपोजिट आयोनाइज्ड फॉर्म में हो और हाइड्रोफिलिक हो। तो हमारी बॉडी उसको तब्दील कर देती है, चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है उसको आयंस फॉर्म में, और उसको कॉन्जुगेशन के जरिए उसको हाइड्रोफिलिक बना देती है या फिर मोर पोलैरिटी की तरफ लेके जाती है।
ताकि आपकी जो ड्रग है वो बॉडी से बआसानी एक्सक्रीट आउट हो जाए, राइट। तो हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म बिकॉज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन, जज्ब होने में, डिस्ट्रीब्यूशन फैलने में, एंड एलिमिनेशन यानी कि खारिज होने में, आपकी ड्रग का बाहर जाने में। फिर आप लोग आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हो यूज इन मेडिसिन एंड मेडिकल रेडियोग्राफी टू मेक इमेज इनसाइड द बॉडी। आप लोग आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हो मेडिसिन को बनाने में भी, और इसके साथ साथ अगर आप लोग बॉडी के इनसाइड अंदर वाली जगह से बॉडी के अंदर अगर आप लोग इमेज हासिल करना चाहते हो, जैसे आप लोग MRI करवाते हो, एक्सरेज करवाते हो, UV करवाते हो, तो आप लोग क्या कहते हो, अल्ट्रासाउंड्स करवाते हो, सॉरी। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इन्हीं आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हो जो कि आपके बॉडी के अंदर का इमेज आपको डिटेक्टर के ऊपर शो करवाती है, राइट। फिर आप लोग कहते हो इन बायोलॉजी और बॉटनी या एग्रीकल्चर में आप लोग इन रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हो ताकि म्यूटेशंस पैदा कर सको जीन्स में, और ये म्यूटेशंस मतलब तब्दीली, ठीक है, तब्दीलियां पैदा करते हो ताकि नई और बेहतर नस्ल पैदा कर सको, राइट। पहले से बेहतर नस्ल पैदा कर सको। लास्ट में ये कि रेडिएशंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ टूल्स, यानी कि आला जात को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी, और वो तमाम तर इक्विपमेंट्स जो कि हम लोग सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग अगर स्टेरिलाइज करना चाहते हैं, जरासीम से पाक करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।